नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल की, जिसमें हमने देखा था जैवमंडल क्या होता है, उसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं और जैवमंडल का हमारे लिए महत्व क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा उसका लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण को हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द इन्विरोनेर शब्द से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है घेरना या घेरा हुआ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि किसको घेरने की बात कही गई है, तो जीव की। यानी कि जीव को जो भी चीज़ें घेरे हुए हैं, वह उसका पर्यावरण है। ठीक है, यानी पर्यावरण में आपको जीव के संदर्भ में ही बात करनी है। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का अर्थ जैविक व अजैविक घटकों एवं उसके आसपास के वातावरण को सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। जैविक और अजैविक घटकों को हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आराम से देख सकते हैं आप, तब आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अंग्रेजी में तो पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं, लेकिन पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों यानी परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। यहाँ परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। ठीक है, यानी कि अगर आप पर्यावरण को संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस आवरण होता है। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढका हुआ। अतः पर्यावरण का आशय है कि जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए या ढके हुए है, वही उसका पर्यावरण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी जीव के जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसका वह उसका पर्यावरण है। ठीक है, अब यहाँ पर्यावरण को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। किसने परिभाषित किया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये आप अधिनियम हमेशा याद रखेंगे, कंपटीशन एग्जाम में आपका ये बहुत आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में। तो क्या परिभाषा दी है इन्होंने पर्यावरण की। पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं व उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है, वही आपका पर्यावरण है। यहाँ अंतः क्रिया से आशय है आपका कि जैसे ये जैविक घटक हैं, ये अजैविक घटक हैं, ये दोनों मिल करके क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, यही इसकी अंतः क्रिया होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ विद्वान हैं जिन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है, जैसे डगलस और रोमन हालैंड के अनुसार कहते हैं कि पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों व प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास, यहाँ कॉमा होगा, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार पर्यावरण की परिभाषाएं हो गई। अब हम देख लेते हैं पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के तीन घटक हैं, अजैविक यानी अबायोटिक, जैविक यानी बायोटिक और ऊर्जा संगठक यानी कि एनर्जी कंपोनेंट्स। ये हमने जैवमंडल के यानी कि पिछले वीडियो में भी देखा था कि जैवमंडल के भी तीन घटक थे, अजैविक, जैविक और ऊर्जा संगठक। तो हम यहाँ पर इसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर। यानी कि भौतिक और अजैविक घटक, इसके अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जैविक घटक, इसके अंतर्गत पादप यानी प्लांट्स, मनुष्य यानी कि मैन, जंतु यानी एनिमल और सूक्ष्म जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इन चार चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ ऊर्जा संगठक यानी एनर्जी कंपोनेंट्स में प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा, आपको पता है कि किसी भी जीव को कार्य करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पर्यावरण में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, यानी कि पर्यावरण की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है।
ऊर्जा को ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भौतिक घटक या जैविक घटक, यहाँ थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश की गई है कि भौतिक संगठक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है और इन्हें क्रमशः मृदा, वायु और जल संगठक भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप मृदा, जल और वायु संगठक को लेते हैं तो ये आपके अलग अलग मंडल हैं। यानी मृदा यानी कि स्थलमंडल, वायु यानी कि वायुमंडल, जल यानी जलमंडल। ठीक है, ये तीनों भौतिक संगठक परितंत्र के उपतंत्र बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे परितंत्र के उपतंत्र का मतलब है कि जैसे हमारा शरीर है, ये आपका एक परितंत्र है, लेकिन इसके अंतर्गत जो अंग हैं अलग अलग, जैसे आपका फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ये भी अलग अलग तंत्र हैं, तो ये शरीर के उपतंत्र हो गए। ठीक है, भौतिक वातावरण प्रकाश, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ये अजैविक कारक जीवन की सफलता का निर्धारण व उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। जीवन के विकास तथा प्रजनन पर अजैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पर्यावरण के अव्यय यानी कि पर्यावरण के अंग। ठीक है, देख लेते हैं पर्यावरण के अंग कितने होते हैं। तो पर्यावरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और जैवमंडल यानी बायोस्फेयर। ठीक है, ये आपके पर्यावरण के अंग हैं या अव्यय हैं। अब इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस परत पाई जाती है। यह अनेक प्रकार की चट्टानों, मिट्टी, ठोस पदार्थ से मिलकर बनी है, इसे ही हम स्थलमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी सबसे ठोस परत है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल में भूमि भाग भी है और समुद्री जल भी है। ठीक है, दोनों आते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं ये कितना कितना घेरते हैं। तो स्थलमंडल जो जो स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का केवल 3/10 यानी कि 29% भाग लगभग आपका स्थलमंडल है, और जो शेष आपका 7/10 भाग है ये समुद्र इसके अंदर यानी जलमंडल इसमें आ जाता है। यानी कि 7/10 का मतलब है कि 71% लगभग जल है पृथ्वी पर और 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको स्थलमंडल दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें आप देख सकते हैं स्थलमंडल, ये क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है और इसकी गहराई कितनी है? लगभग 0 से 100 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी जहाँ पे आप खड़े हैं यानी सतह पर, वहाँ से 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? स्थलमंडल कहलाता है, यानी ये ठोस भाग होता है। इस चित्र के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो मृदा है आपकी, मृदा किन तत्वों से बनी है, मृदा की संरचना क्या होती है, उसे भी हम देख लेते हैं। मृदा में मुख्यतः ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ होते हैं आपके। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45%। ठीक है, और साथ ही साथ मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। अब आपको ये क्रम हमेशा याद रखना है कि जो आप मिट्टी है, अगर मिट्टी को आप उठाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 25% जल है, 25% वायु है और 40 से 45% आपके खनिज पदार्थ हैं। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ कितने हैं? 5 से 10%। तो आपको याद रखना है, इसकी अधिक मात्रा याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो भी 40 से 45%। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा जीव व मृदा अभिक्रिया भी मृदा संगठक में भाग लेते हैं। यानी मृदा में कुछ जीव भी पाए जाते हैं और मृदा अभिक्रिया भी मृदा संगठक में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका जलमंडल। पृथ्वी के स्थल मंडल के नीचे के भागों में स्थित जल से भरे हुए भाग को जलमंडल कहते हैं, जैसे झील, सागर व महासागर। ठीक है, ये सामान्य सी बात है कि इसे जलमंडल कहते हैं। वैसे हाइड्रोस्फीयर और ओशनोग्राफी में थोड़ा फ़र्क होता है, इसे हम आगे भी देखेंगे अभी कि क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जो संपूर्ण जल है, संपूर्ण जल का 97.3% भाग महासागरों व सागरों में है। ठीक है, इसके बाद 2.7% भाग हिमनदों, बर्फ के पहाड़ों, मीठे जल की झीलों, नदियों व भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि 2%
2.7% जल ही भाग है जो यही आपका पीने योग्य है, यानी कि मीठा जल है। बाकी आपका 97.3% भाग आपका महासागरों और सागरों में है, जो कि खारे जल के रूप में है। तो ये आपको मात्रा याद रखनी है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है, तो 2.7%। ठीक है। अब इस चित्र के माध्यम से आपको हाइड्रोस्फीयर दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है। यानी कि पृथ्वी पर जल किसी भी रूप में उपलब्ध है, यानी वायुमंडल में, जल महासागरों में या स्थल मंडल में, कहीं भी किसी रूप में जल है। यानी आपको जल के रूप पता है कि ठोस, द्रव, गैस। यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों रूपों में जहाँ पर भी जल उपलब्ध है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, यानी जल मंडल है। ठीक है। और इसके अलावा अगर महासागरों में जल भरा हुआ है तो वो आपका ओशनोग्राफी है, यानी समुद्र विज्ञान है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद अगला है आपका वायुमंडल। भूमंडल, यानी पृथ्वी का तीसरा मंडल वायुमंडल है। स्थल मंडल जलमंडल के चारों ओर गैसों जैसे पदार्थ का आवरण आपका वायुमंडल कहलाता है। इसमें गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, मिट्टी के कण, पानी की भाप व अन्य अनेक पदार्थ मिले हुए होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? वायुमंडल आपका कहलाते हैं। सामान्य सी अगर बात कहें तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं, या पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। इन सभी पदार्थों के मिश्रण से बने आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा करने वाला रोधी आवरण है, यानी कि पृथ्वी की रक्षा करता है। यह सूर्य के गहन प्रकाश यानी तेज प्रकाश व ताप को नरम कर देता है। यानी कि अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के तेज प्रकाश और तापमान को नरम कर देता है, यानी कि रहने योग्य बना देता है। वायुमंडल में ही एक ओजोन परत है, यानी कि O3 है, जो परत है जो सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक व पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इस प्रकार यह जीवों की विनाश होने से रक्षा करती है। और आपको हमने पिछले वाले वीडियो में भी जब क्लाइमेटोलॉजी देख रहे थे तो हमने बताया था कि जो O3 है ये समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है। ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से वायुमंडल की परतों को दिखाया गया है। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी को चारों ओर से जो वायु की पतली परत घेरे हुए है, ये इसका वायुमंडल है। ठीक है। वायुमंडल की जो परतें हैं वो कौन सी हैं? पहली क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल, एक्सोस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये आपकी रही ओजोन लेयर। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें और आपको देख लेना है कि हमने बताया था आपको कि जो मेट्रोस्फेयर है या मेसोस्फेयर है, वहाँ पर आपके जो उल्कापिंड होते हैं आकर जलते हैं, यानी मध्यमंडल में उल्कापिंड जलते हैं। जो आपके सैटेलाइट हैं ये थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जैवमंडल को हमने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था, थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। जैवमंडल का विशिष्ट लक्षण यह है कि वह जीवन को आधार प्रदान करता है। यानी कि जीवन कहाँ संभव होता है? तो केवल और केवल जैवमंडल में ही संभव होता है। यह एक विकासात्मक प्रणाली है। इसमें अनेक प्रकार के जैविक व अजैविक घटकों का संतुलन बहुत पहले से ही क्रियाशील रहता है। यानी जैवमंडल में जैविक और अजैविक घटकों का संतुलन होना जरूरी है, तभी वहाँ पर जीवन पाया जा सकता है। इसके अलावा जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्योन्याश्रित संबंधों का एक सुगठित तंत्र काम करता है। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, लवक, मिट्टी व जीवाणु, ये सभी जीवन चरण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह व्यवस्था पर्यावरण कहलाती है। यानी कि पृथ्वी पर जो भी तत्व है वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ आप समाज को भी प्रभावित करते हैं और समाज आपको भी प्रभावित करता है। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व आपको प्रभावित कर रहा है और आप हर एक तत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसे ही कहते हैं हम अंतःक्रिया।
सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है, और ये जैव मंडल को सजीव बनाए रखती है, ठीक है। यानी पर्यावरण और जैव मंडल को सजीव बनाए रखने में किसका योगदान है? तो सूर्य की ऊर्जा है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जैव मंडल को जैव मंडल को मिलने वाली कुल ऊर्जा का 99.98% भाग इसी से प्राप्त होता है, यानी सूर्य से प्राप्त होता है। जीवमंडल और पर्यावरण को 99.98% जो ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है, और बाकी जो 0.02% ऊर्जा है वो भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है, ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको जैवमंडल दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपका लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल है, ये आपका जल मंडल है, और ये आपका वायुमंडल है। और इन तीनों के संक्रमण क्षेत्र को हम जैवमंडल कहते हैं, और इसी संक्रमण क्षेत्र में जीवन पाया जाता है, ठीक है। ये आपका जैवमंडल है। आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं पर्यावरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। देखते हैं इसे। तो पर्यावरण को पर्यावरणविद ने पर्यावरण के विभिन्न विभिन्न प्रकार दिए हैं, लेकिन मुख्यतः पर्यावरण को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी 3 रूपों में बांटा जाता है। कौन से? भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण को 3 रूपों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। और अब इस डायग्राम के माध्यम से भी पर्यावरण के प्रकार बताने की कोशिश की गई है। इन्वायरमेंट के प्रकार हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण, बायोलॉजिकल यानी जैविक पर्यावरण, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक पर्यावरण। फिजिकल के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी लिथोस्फेयर, और बायोलॉजिकल के अंतर्गत फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है पादप, फौना का मतलब होता है जीव, ठीक है। माइक्रोबिया यानी कि जो छोटे छोटे जीव हैं आपके। कल्चरल के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जो इंसान ने बनाया है, जैसे आपकी सोसाइटी, समाज है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। जो कुछ भी इंसान ने बनाया है वो सब सांस्कृतिक वातावरण है, ठीक है। इसे भी हम देखते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण की। भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब है कि इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, यानी इनमें जीवन नहीं पाया जाता, ऐसे आपको याद रखना है। वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, विकिरण आदि सभी किसमें सम्मिलित हैं? तो भौतिक पर्यावरण में शामिल हैं, ठीक है। और मनुष्य इनसे लगातार संपर्क में रहता है, इसलिए ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप खुद को ही रख करके देखें तो आपको वायु, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके बाद है आपका जैविक पर्यावरण यानी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अव्यय है, यानी बहुत बड़ा अंग है, ठीक है, जो कि मनुष्य के इर्द गिर्द रहता है, यानी कि मनुष्य के चारों ओर रहता है। यहाँ तक कि एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य भी पर्यावरण का ही एक भाग होता है, यानी कि जहाँ पर आप खड़े हैं, जो आपके यार दोस्त होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? पर्यावरण के अंग होते हैं, जो चारों ओर से आपको घेर के रखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। जीव जंतु व वनस्पति इस घटक के प्रमुख सहयोगी होते हैं, ठीक है। यानी जैविक घटक के कौन सहयोगी हैं? तो जीव जंतु और वनस्पति। जैविक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। जैविक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। पौधों का वातावरण यानी पौधों का पर्यावरण, और दूसरा है आपका जीवों का पर्यावरण यानी कि जीवों का वातावरण। इस डायग्राम के माध्यम से आपको दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। यानी जैविक वातावरण को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पादपों का वातावरण है, जिसमें आपकी वनस्पतियाँ आ जाती हैं सारी, जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, ये सब पौधों का वातावरण है। और जीवों का वातावरण जो सभी प्रकार के जीव, यानी कि आपके बैक्टीरिया, खरगोश, चूहे, बिल्ली, चीते, हिरन और मनुष्य को भी इसी में शामिल किया जाता है। जैसे हाथी दिखाया जा रहा है, मछलियाँ दिखाई जा रही हैं, ये तो ये सब क्या है? मनुष्य भी दिखाया गया है, तो ये सब आपके जैविक यानी कि जीव वातावरण है, ठीक है। अब इसके बाद सांस्कृतिक वातावरण यानी कि मनुष्य ने जो कुछ बनाया है। मनोसामाजिक मनुष्य के सामाजिक संबंधों से प्रकट होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
यानी कि मनुष्य ने समाज बनाया है, आर्थिक क्रियाएं करता है, संस्कृति भी उसी की है, राजनीति भी वही करता है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी वही करता है। तो ये सब आपके सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सबको पता है। उसे परिवार में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, समाज में पड़ोसियों के साथ संबंध बना के रखना होता है। ये भी सब उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के ही अंग हैं। उस समुदाय, प्रदेश या राष्ट्र से भी संबंध बनाकर रहना पड़ता है जहाँ पे वो रह रहा होता है। ठीक है। इसके बाद मनुष्य सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का उत्पाद है। मनुष्य किसका उत्पाद है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का उत्पाद है, जिसके द्वारा मनुष्य का आकार तय होता है। यानी किसी भी कहीं जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वहाँ का जैसा समाज है, जहाँ की संस्कृति जैसी है, ये काफ़ी हद तक श्योर है कि आप भी वैसे ही बनोगे जैसा आपका समाज और संस्कृति होगी। इसके अलावा रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोलचाल, भाषा शैली, सामाजिक मान्यताएं, मानव व्यक्तिगत का ढांचा, ये सभी आपके सांस्कृतिक पर्यावरण के ही भाग होते हैं। ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको सांस्कृतिक के अंतर्गत दिखाया गया है। जैसे वैल्यूज, ठीक है, यानी कि आपके जो मूल्य हैं। एजुकेशन, जो शिक्षा है आपकी। इसके अलावा रिलीजन यानी धर्म। लैंग्वेज यानी भाषा। ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड पॉलिटिक्स, नियम और राजनीति। टेक्नोलॉजी भी आपकी इसी के अंतर्गत आ जाती है। सोशल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो समाज का ढांचा है, वो भी आपके सांस्कृतिक वातावरण में ही आ जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं पर्यावरण का महत्व, कि पर्यावरण का महत्व क्या है। तो पर्यावरण के प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जीव की वृद्धि और विकास में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य रूप से मानव के मानसिक दृष्टिकोण से विकसित होने के कारण मानव ने न केवल अपने जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त किया, बल्कि अपनी भविष्य की पीढ़ी हेतु भी एकत्र किया। इस कारण हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समस्त विश्व में महसूस किया जा रहा है। ठीक है। इसलिए पर्यावरण के महत्व को समझना आवश्यक है, ताकि हमें इसे सहेज कर रख सकें और इसका उपयोग समुचित मात्रा में ही करें। पर्यावरण का महत्व निम्नलिखित प्रमुखों में समझा जा सकता है। यानी पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण का अवनयन किया है या लगातार उसकी गुणवत्ता में ह्रास किया है, ताकि जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगी हैं। जैसे आप भी जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ये सभी क्या हैं, ये समस्याएं पैदा हुई हैं। तो देख लेते हैं मनुष्य के लिए पर्यावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण प्राकृतिक घर है। पर्यावरण सभी जीवों को एक प्राकृतिक घर या आश्रय प्रदान करता है। ठीक है। हालांकि इंसानों ने अपनी आरामदायक जीवन शैली के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु जगह का उपयोग किया है। घरों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री केवल हमारे पर्यावरण से ही आती है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए। ठीक है। यानी कि प्रकृति घर और आश्रय प्रदान करती है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है, आपको जगह भी प्रदान करती है, ताकि आप घर बना करके रहो। इसके बाद दूसरा है आपका, पर्यावरण से ऊर्जा भी प्राप्त होती है हमें। प्रत्येक जीव को शरीर के अंदर विभिन्न उपापचय क्रियाएं, जैसे भोजन एकत्रीकरण, आवागमन आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें पर्यावरण यानी हरे भरे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जो सूर्य की ऊर्जा को संश्लेषित करके अपने लिए पर्यावरण में अन्य जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वनस्पतियां हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, वो सूर्य से आने वाली, ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, मान लीजिए सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करके, इस पृथ्वी पर मान लो पौधे हैं यहाँ पर, तो अवशोषित करके इस भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। फिर आपको पता है कि वनस्पतियों को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को सर्वाहारी खाते हैं। तो इस प्रकार ये ऊर्जा चारों तरफ चलती रहती है, जो आपकी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद पर्यावरण हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है। हमारे पर्यावरण के विभिन्न घटक हवा से शुद्धिकरण और सभी के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर जीव
के उसके उपापचय गतिविधियों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। जैसे आपको पता है कि मनुष्य भी ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही निकालता है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। यानी कि जीव और वनस्पति में दोनों में डिफरेंस है। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल रही हैं, जबकि जीव जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की इस निरंतर आपूर्ति को हमारे पर्यावरण में हरे पेड़ पौधे द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। यह केवल हरे भरे पौधों से ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण से हमें शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होती है। सभी जैविक गतिविधियों के लिए पानी अति आवश्यक है। हमारे पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक प्रदूषित पानी में से जल को वाष्पित करके और संक्षेपण के बाद शुद्ध जल पृथ्वी के विभिन्न भूभागों में वितरित कर दिया जाता है। पृथ्वी की विभिन्न मिट्टी परत एक चलनी के रूप में कार्य करती है और पानी के शुद्धिकरण में सहायता करती है। यानी कि पर्यावरण गैसों का भी शुद्धिकरण करता है और जल का भी शुद्धिकरण करता है और वह जल हमें उपलब्ध कराता है ताकि हम उसका उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकें। अब हम देख लेते हैं पर्यावरण की कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है, क्या विशेषताएं वो भी देख लेते हैं। पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर हुआ है, ये पहली विशेषता है। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती हैं, यानी एक जीव के चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं वो सब पर्यावरण है। पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील है और इसकी परिवर्तनशीलता का प्रमुख कारक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। ये आपको याद रखना है कि पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता का प्रमुख कारक कौन है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण के प्रति जीवों में अनुकूलता पाई जाती है, यानी कि जो जीव हैं वो पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में अभी आपकी ठंड चल रही है तो हमने अनुकूलन के लिए कपड़े पहन लिए तो हमारा पर्यावरण के साथ अनुकूलन हो गया। ठीक है, पर्यावरण स्वपोषण व स्वनियंत्रण पर आधारित है, यानी कि पर्यावरण में अगर आपका थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो वह स्वयं ठीक कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेड़ की अगर एक टहनी काट दी जाएगी तो पेड़ पुनः उसे हरा भरा कर देगा, तो उसमें स्वयं नियंत्रण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत विशिष्ट भौतिक क्रियाएं कार्य करती हैं। पर्यावरण में जैव जगत का निवास होता है, ये भी हमने देखा। पर्यावरण के जीवों में परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण है, यानी कि जीव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उन्हें संपर्क एक दूसरे का होना चाहिए, यानी उनके साथ सहवास होता है। ठीक है, पर्यावरण में संसाधनों का भी भंडार होता है, ये भी उसकी विशेषता है। विभिन्न प्रकार के संसाधन आप पाए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव दृश्य व अदृश्य दोनों रूपों में परिलक्षित होता है। पर्यावरण का ये मतलब नहीं है कि जो चारों ओर से जो वस्तुएं हमें प्रभावित कर रही, उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है, यानी अदृश्य प्रभाव भी पड़ता है। कहने के लिए जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो प्राकृतिक चीज़ों को देखकर हमारा मन शांत हो जाता है या बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये हमारा अदृश्य उसका अदृश्य रूप है। ठीक है, या कह सकते हो कि जैसे कोई भाषण दे रहा है अगर उसकी बात हमें अच्छी लगती है तो वो भी एक पर्यावरण ही है जो हमें प्रभावित कर रही है। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण से हमें औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं, यानी कि पर्यावरण औषधियों का भी घर है। मनुष्य अपने जीवन के दौरान विभिन्न बीमारियों से पीड़ित रहता है और हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ इसी पर्यावरण से मिलती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ पौधों से प्राप्त होती हैं, जबकि एलोपैथिक यानी कि जो अंग्रेजी दवाई हैं आपकी वो कृत्रिम रूप से तैयार होती हैं या प्राकृतिक संसाधनों से निकाली जाती हैं। इस प्रकार किसी भी मामले में दवाइयाँ पर्यावरण से ही प्राप्त होती हैं, यानी औषधियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो पर्यावरण से ही प्राप्त होती हैं और रूप अलग अलग हो सकता है से आती है, इसलिए पर्यावरण को औषधियों का घर कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका पर्यावरण से संबंधित वीडियो, जिसमें हमने देखा पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा देखी, पर्यावरण के घटक देखे हमने, पर्यावरण के अव्यय कौन कौन से हैं,
पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से हैं ये भी हमने देखा, पर्यावरण का महत्व देखा और पर्यावरण की विशेषताएं भी देखी हमने। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जो आपका पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका लिंक रहेगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।